44%। इस नंबर पर गौर करना सच में बहुत दिलचस्प है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। रातों रात तेल उत्पादन में आया ये वो भयंकर क्रैश है जिसने पूरी दुनिया में मानो खलबली मचा दी। और सच कहें तो इसी एक झटके ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी है। आज के इस विश्लेषण में हम ग्लोबल एनर्जी मार्केट की एक ऐसी खबर की तह तक जा रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। 60 सालों के लंबे साथ के बाद यूएई ने अचानक ओपेक से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। अब ये फैसला क्यों लिया गया और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, द एपिसेंटर, अ शॉक टू द सिस्टम। 28 अप्रैल 2026। इस दिन एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने सच में सबको चौंका दिया। यूएई ने ऐलान कर दिया कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से ही पूरी तरह बाहर हो रहा है। यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये पूरी ग्लोबल व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये ओपेक आखिर है क्या। देखिए, 1960 में बना ये देशों का एक ऐसा पावरफुल ग्रुप है जो ग्लोबल तेल सप्लाई और उसकी कीमतों को कंट्रोल करता है। इसे दुनिया के तेल बाजार का सेंट्रल बैंक भी कहा जा सकता है। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि इतने ताकतवर ग्रुप से अगर कोई अहम सदस्य अचानक निकल जाए तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। और ये इम्पैक्ट कितना बड़ा है इसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। यूएई कोई छोटा मोटा मेंबर नहीं था। सऊदी अरब के 9.1 मिलियन और इराक के 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बाद यूएई 3.2 मिलियन बैरल के साथ ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। मतलब दुनिया की उत्पादन क्षमता का इतना बड़ा हिस्सा जब ग्रुप से अलग होता है तो उसकी गूंज तो हर जगह सुनाई देगी ही। अब आते हैं आधिकारिक बयान पर। 28 अप्रैल 2026 को जारी इस स्टेटमेंट में यूएई ने कहा कि वो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन और फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ने की सोच के चलते ये कदम उठा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज नहीं है, ये एनर्जी मार्केट्स में अपनी पावर और अपनी आज़ादी को फिर से डिफाइन करने का एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। सेक्शन 2, द कैटलिस्ट, चोक पॉइंट स्ट्रेस एंड कोटास। कागजों पर ये रणनीतिक बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में इस अभूतपूर्व कदम के पीछे जो असली वजह थी वो था तत्काल दबाव और गहराती आर्थिक निराशा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर सामने आता है वो ये है कि 60 साल तक इस ग्रुप का हिस्सा रहने के बाद एकदम से बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या बदल गया अभी जिसने 6 दशकों के इस मजबूत रिश्ते को तोड़ दिया। इसका जवाब इस नंबर में छिपा है, 1.9 मिलियन। हुआ ये कि युद्ध की वजह से जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो यूएई का तेल उत्पादन 3.4 मिलियन से सीधे गिरकर 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया। सिर्फ 1 महीने के अंदर 44% की भारी गिरावट। जाहिर है जब किसी एक रास्ते के बंद होने से इतना बड़ा नुकसान होने लगे तो ओपेक के नियमों से बंधे रहना फायदे का सौदा बिल्कुल नहीं लगता। और बात सिर्फ इस एक तात्कालिक झटके की नहीं थी। एक तरफ ओपेक का सख्त कोटा है जो यूएई को अपनी कुल क्षमता से लगभग 30% कम उत्पादन करने पर मजबूर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इनकी नेशनल कंपनी का 2027 का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने $150 बिलियन का भारी भरकम निवेश करके 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता तैयार कर ली है। अब जब क्षमता इतनी ज्यादा हो तो उत्पादन को जबरदस्ती रोक कर रखना आर्थिक रूप से कोई समझदारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द जियोपॉलिटिकल रप्चर। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तेल के खेल में राजनीति हमेशा मौजूद होती है, और इस मामले में भी खाड़ी देशों के सहयोगियों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव ने ही इस बड़े अलगाव का रास्ता साफ किया है। इस टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। दिसंबर 2025 में यमन में यूएई समर्थित बलों पर सऊदी के हवाई हमले होते हैं। ये दरार की पहली बड़ी निशानी थी। इसके बाद मार्च 2026 में ईरान युद्ध के चलते हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाता है जिससे पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। और फिर फाइनली 28 अप्रैल 2026 को यूएई ओपेक छोड़ने का ऐलान कर देता है। ये वो घटनाक्रम थे जिन्होंने पुराने गठबंधनों की नींव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इस पूरी सिचुएशन को यूएई के एक शीर्ष राजनयिक सलाहकार डॉक्टर अनवर गर्गश के इस कड़े बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमले की प्रकृति को देखते हुए जीसीसी की स्थिति इतिहास में सबसे कमजोर है। ये बयान साफ दिखाता है कि जब अपने ही रीजनल पार्टनर्स से मिलिट्री सपोर्ट की उम्मीद थी तब वो नहीं मिला, और ये जो गहरी निराशा थी ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसी ने इस बड़े फैसले को ट्रिगर किया। सेक्शन 4, द ग्लोबल शॉकवेव्स।
अब जाहिर है इस ग्रुप में आई इस बड़ी दरार का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक तो रहने वाला नहीं था। ट्रेडिंग फ्लोर से लेकर आम जनजीवन तक इस फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस आंकड़े को देखिए, $111 और 67 सेंट्स। ऐलान के तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सीधा इसी स्तर पर उछल गई। ये मार्केट में मची शुरुआती दहशत और प्राइसिंग में आई भारी अस्थिरता का सीधा सबूत है। जब दुनिया को पता चलता है कि सिस्टम से इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी अचानक बाहर हो रही है, तो बाजार का इस तरह से पैनिक करना तय था। और ये बढ़ी हुई कीमतें कैसे बाकी इंडस्ट्रीज का दम निकाल देती हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है माइनिंग सेक्टर। ओपन पिट माइनिंग में भारी भरकम मशीनों को चलाने के लिए डीजल की भयंकर खपत होती है। जब तेल लगातार महंगा रहता है तो इन डीजल पर चलने वाली इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से सिकुड़ने लगता है। अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो इसके असर बहुत व्यापक हैं। मान लीजिए, अगर भविष्य में यूएई बिना किसी रोक-टोक के अपना तेल बाजार में उतारता है तो फ्यूचर प्राइसेस में गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है भारत जैसे बड़े तेल आयातकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत। इससे महंगाई कम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो सकता है और शायद कैब के किराए भी कम हो जाएं। इसके अलावा अमेरिका और यूएई के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, आईएमएक्स जैसे नए ट्रेड कॉरिडोर्स पर फोकस शिफ्ट हो रहा है और राजनीतिक मतभेदों के चलते पाकिस्तान से $3.5 बिलियन का फंड भी वापस खींच लिया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होने वाले बदलाव कैसे जमीनी हकीकत को पूरी तरह बदल देते हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द कार्टेल्स अनसर्टन फ्यूचर। अपने इतने बड़े प्रोड्यूसर को खोने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ओपेक के अपने भविष्य और उसके अस्तित्व को लेकर उठ खड़ा हुआ है। देखा जाए तो ओपेक के टूटने का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। 2019 में कतर बाहर गया, फिर 2024 में अंगोला और अब 2026 में यूएई। लेकिन इस बार की ये एग्जिट ग्रुप की एकता के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब सबकी नज़रें इराक या कजाकिस्तान जैसे देशों पर टिकी हैं। क्या अगला नंबर उनका हो सकता है? ये पूरी सिचुएशन संगठन की एकजुटता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। और बात सिर्फ अंदरूनी मतभेदों की नहीं है, एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता हुआ दबदबा। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि 2030 तक तेल की मांग 5 मिलियन बैरल और 2035 तक 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम होने का अनुमान है। यही सबसे बड़ी वजह है कि प्रोड्यूसर देश बिना किसी लिमिट के जल्द से जल्द अपना ज्यादा से ज्यादा तेल बेचना चाहते हैं, इससे पहले कि उसकी मांग हमेशा के लिए गिर जाए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या ओपेक बिना किसी समन्वय वाले मूल्य निर्धारण के इस नए युग में टिक पाएगा? या फिर क्या ये इस ताकतवर कार्टेल के अंत की शुरुआत है? दुनिया के ऊर्जा बाजार जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसका असर हर जगह महसूस होने वाला है। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।